नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा करीब करीब आ गया है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब सारे नतीजों की घोषणा नहीं हुई। रुझान तो सब आ गए और रुझानों में एनडीए 200 पार कर गया है। 7 अक्टूबर को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें कहा था कि एनडीए को 180 से 200 के बीच में सीटें मिलेंगी और ये चुनाव मुझे 2010 के विधानसभा चुनाव की तरह नज़र आ रहा है। उसी के आसपास इसका नतीजा होगा और 200 की संख्या पार करती हुई एनडीए दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, दूसरे नंबर पर जेडीयू और तीसरे नंबर पर हो सकता आखिरी नतीजा आते आते चिराग पासवान की पार्टी आ जाए, एलजेपी रामविलास। तेजस्वी यादव की पार्टी चौथे नंबर पर चली जाए और कांग्रेस पार्टी किस नंबर पर जाएगी अभी मैं नहीं बता सकता। उससे आगे अभी एमआईएम है, उससे आगे अभी जीतन राम मांझी की पार्टी है और कौन आगे निकल जाएगा पता नहीं है। और प्रशांत किशोर के बारे में मैं जो शुरू से कह रहा हूं कि बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं थे। वो केवल एनडीए की गाड़ी को पटरी से उतारने का एक अभियान चलाने के लिए, एक नैरेटिव चलाने के लिए उतारे गए थे मैदान में और खुद ही मैदान से भाग खड़े हुए, ये अलग बात है। उनकी पार्टी 0 पर है। मैंने कहा था अगर एक सीट मिल जाएगी प्रशांत किशोर की पार्टी को तो मैं मानूंगा कि प्रशांत किशोर की जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है और एक सीट भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। राघोपुर, जो जहां से तेजस्वी यादव इस समय विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वहाँ से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पीछे चल रहे हैं। हो सकता है जीत जाए, लेकिन जीतेंगे तो किसी तरह से गिरते पड़ते ही जीतेंगे। ये स्थिति है आरजेडी की। तो हुआ क्या है? कई चीज़ें देखिए, कहते हैं हर घर कुछ कहता है, लेकिन बिहार का ये जनादेश बहुत कुछ कहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार की एक बड़ी आबादी को जाति की जकड़न से निकालकर एक वर्ग में बदल दिया है। तो ये कास्ट की पॉलिटिक्स पर क्लास की पॉलिटिक्स के हावी होने का जनादेश है। ऐसा नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में राजनीति से जाति चली गई या समाज से जाति चली गई या लोगों ने जाति के आधार पर सोचना बंद कर दिया, फैसले लेना बंद कर दिया। लेकिन उसकी जो जकड़न थी उसको तोड़ा है मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने। 3 वर्ग बनाए हैं, 2 एक्सक्लूसिव हैं, 1 ओवरलैपिंग है। पहला है जो सबसे बड़ा है और जो सबसे निर्णायक साबित हुआ है वो महिलाओं का वर्ग है। इसमें जाति का कहीं कोई बंधन नहीं है, इसमें हर जाति की महिलाएं हैं और इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, इसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, प्रतिस्पर्धा नहीं है। दूसरा वर्ग है युवाओं का, जो एस्पिरेशनल है, जिसको अपना भविष्य दिखाई देता है एनडीए में, एनडीए की सरकार में, एनडीए की राजनीति में, एनडीए की नीतियों में, मोदी और नीतीश कुमार की नीतियों में। देश में जिस तरह का विकास कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसमें यहीं पर आकर जुड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिहार के लोग आज उत्तर प्रदेश को उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। उनको लगता है कि हमारे प्रदेश में भी इस तरह का विकास होना चाहिए, हमारे प्रदेश में भी इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति होनी चाहिए। पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, मुझे मालूम नहीं, कि जो एक समय बीमारू राज्य हुआ करता था, योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने, उसके बाद के 8 सालों में उत्तर प्रदेश देश के उन चंद प्रदेशों में है जो सरप्लस बजट पेश करते हैं। सरप्लस बजट का सीधा मतलब है कि जितनी आमदनी है खर्चा उससे कम है, या खर्चा जितना है उससे ज़्यादा आमदनी है। एक समय ऐसा था कि जितनी आमदनी थी खर्च उससे बहुत ज़्यादा होता था। और अगर कोई कंपनी रही होती, एक इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश कोई कंपनी रही होती तो दिवालिया घोषित हो जाती। ये थी उत्तर प्रदेश की वित्तीय अवस्था। लेकिन बिहार चुनाव पर लौट कर आते हैं। बिहार में जो कुछ हुआ है वो बहुत से लोगों को अप्रत्याशित लग रहा है।
मुझे प्रत्याशित बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये होता हुआ दिखाई दे रहा था और इसकी शुरुआत 2010 से हो गई थी। अगर 2013 में नीतीश कुमार छोड़कर एनडीए गए नहीं होते तो ये आज जो आप देख रहे हैं ये बहुत पहले अचीव हो चुका होता। उसके अलावा ये जनादेश कह रहा है कि भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति से हम ऊब गए हैं। अब हम भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति के साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। इस बात को आरजेडी, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल समझ नहीं पाए, और कम से कम जहां तक कांग्रेस की ये बात है राहुल गांधी की, वो कभी समझ भी नहीं पाएंगे। तो दो वर्गों के अलावा तीसरा वर्ग लाभार्थियों का वर्ग है। ये इसमें थोड़ा वो ओवरलैपिंग है, इसमें महिलाएं भी आ जाती हैं, युवा भी आ जाते हैं, उनके अलावा भी आते हैं। तो सबको समझ में एक बात आई कि हमारी प्राथमिकता क्या है, कि हमारा जीवन स्तर सुधरे। हमारी दूसरी प्राथमिकता, बल्कि मैं कहूँगा उससे भी पहली ही प्राथमिकता कहना चाहिए, वो है सुरक्षा, खास तौर से महिलाओं में। कि अगर हमारे घर का पुरुष, अगर हमारे घर की लड़कियां घर के बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित वापस आए, पुरुष जिंदा वापस आए, बेटियां जो है सुरक्षित घर वापस आए। आज बिहार में यह हालत है कि बेटियां रात में देर से भी निकलें तो घर वालों को चिंता नहीं होती। इस तरह का विकास चाहिए, इस तरह का परिवर्तन लोगों को चाहिए। ये जो परिवर्तन की, बदलाव की डुगडुगी बजा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि लोग किस तरह के बदलाव की बात कर रहे हैं। उनको वो जंगल राज की वापसी नहीं चाहिए जिसका नगाड़ा पीट रहे थे तेजस्वी यादव और उनके साथी। तो दरअसल जो लोग भूल भी गए थे, जो नई पीढ़ी है जिसने नहीं देखा जंगल राज, तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का जो प्रचार था उसने उनको फिर याद दिला दिया कि क्या हुआ था और अगर वो सत्ता में आ गए तो क्या होगा। तो चुनाव लोगों के सामने था सुशासन और जंगल राज के बीच में। तो लोगों ने किसे चुना, ये आपके सामने है। एनडीए 200 पार कर चुका है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% से ज़्यादा होने जा रहा है, जेडीयू का 80% से ज़्यादा। बहुत से लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि शायद जेडीयू नंबर 1 पार्टी हो जाएगी। मेरा कहना है कि जब से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन हुआ है, हर चुनाव में जब ये साथ लड़े हैं, बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर रहा है। उसकी सीट इसलिए ज़्यादा हो जाती थी क्योंकि वो ज़्यादा सीटों पर लड़ते थे। 2020 में भी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 43 जीती थी। बीजेपी 101 या 102 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटों पर जीती थी। तो हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर है। लेकिन इस बात का, इस गणित का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेट लीडरशिप का मुद्दा सेटल्ड है। बीजेपी तय कर चुकी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। किसकी कितनी सीटें आती हैं इससे कोई मतलब नहीं। मोदी और नीतीश कुमार ने जो सबसे बड़ा काम किया है, जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया है बिहार में, बिहार को एक एस्पिरेशनल स्टेट बना दिया है, आकांक्षी राज्य बना दिया है, जहां लोगों की, चाहे वो जिस भी आयु वर्ग के हों, जिस भी सामाजिक वर्ग के हों, सबकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार उनको पूरा करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। ये विश्वास दिलाने में एनडीए कामयाब रहा है। इस चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान पर भरोसा जताया, उस भरोसे पर वो खरे उतरे हैं। अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार उम्मीद के अनुरूप उनका प्रदर्शन रहा, उनकी पार्टी का प्रदर्शन रहा है। फिर कह रहा हूं, जिस तरह से गिनती आगे बढ़ रही है उसमें कोई आश्चर्य नहीं हो कि जब फाइनल टैली आए तो उसमें चिराग पासवान की पार्टी के विधायकों की संख्या आरजेडी की, यानी तेजस्वी यादव की पार्टी से ज़्यादा हो जाए। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस बार आरजेडी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी न मिले। ये इंश्योर किया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी, सुना है, खबर आई है कि मस्कट में घूम रहे हैं। तो उनको इससे कोई मतलब नहीं है। आप एकदम मान कर चलिए कि वो आएंगे
और फिर वो वोट चोरी, एसआईआर, इस तरह के इर्रेलेवेंट मुद्दे उठाएंगे जिनका जनता से कोई मतलब नहीं है। और अभी से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग को दोष देना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस की क्या लाइन होगी आप ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस जनादेश का मतलब नहीं समझेंगे तो आप समझ लीजिए कि इस देश में विपक्षी दलों का भविष्य अंधकारमय होने जा रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश है जनता का, मतदाता का विपक्षी दलों के लिए कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो तुम तो नहीं टूटोगे, हम तुम्हें तोड़ देंगे। हम तुम्हें इस लायक नहीं रखेंगे कि तुम टूटने के बारे में सोचो। एक डिप्टी सीएम जबरदस्ती ब्लैकमेल करके अपने को डिप्टी सीएम घोषित करवाया, मुकेश सहनी। उनकी पार्टी को अंडा मिला है, मछली नहीं मिली, अंडा मिला है। उनका दिमाग 7वें आसमान पर था। मुंबई में फिल्मों के सेट बनाते थे, उससे पैसा कमा लिया तो उनको लगा कि पैसा कमा लिया तो मैं सबसे बड़ा नेता बन सकता हूँ। अगर पैसे से नेता बनते तो अंबानी, अडानी, बिरला, टाटा, बजाज, इन लोगों की पार्टियां होती हैं और यही लोग सरकार चला रहे होते, यही लोग राजनीति कर रहे होते। ये बात मुकेश सहनी की समझ में नहीं आ रही। लोकसभा चुनाव लड़े, हार गए। उससे पहले 2020 में बीजेपी के साथ लड़े थे, एनडीए में थे, इसलिए 4 सीटें जीत गए थे। और उसके बाद फिर दिमाग खराब होने लगा तो उनमें से 3 विधायक जो है उनके टूटकर बीजेपी के साथ आ गए। तो मुकेश सहनी की राजनीति खत्म हो गई। प्रशांत किशोर की राजनीति शुरू होने से पहले खत्म हो गई। वो एक एजेंट की तरह आए थे इस चुनाव में, एजेंट की तरह आए थे कि किसी तरह से बीजेपी जेडीयू को रोकना है। उनकी घोषणा याद कीजिए, उन्होंने कसम खाई थी कि अगर जेडीयू को 25 सीटें मिल गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। तो उन्होंने अपनी राजनीति छोड़ने का आधार पहले से तैयार कर लिया था। तो अब तो उनके राजनीति में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया। उन्हीं के अनुसार वो आए थे तेजस्वी और कांग्रेस पार्टी की मदद के लिए, उसमें भी वो फेल हो गए। वो जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो दूसरे की मदद कभी नहीं कर सकता। देखिए, राजनीति में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो चुनाव लड़ना जानते हैं और दूसरे जो चुनाव लड़ाना जानते हैं। जो चुनाव लड़ाना जानते हैं ज़रूरी नहीं कि वो चुनाव लड़ें और जीत जाएं, उनको चुनाव लड़ना भी आए। और जो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो चुनाव लड़ा सकें और जिता सकें। प्रशांत किशोर को ये दोनों नहीं आता। उनको आता क्या है? सिर्फ इतना कि राजनीतिक दल के लिए एक रणनीति बनाएं, मुद्दे बताएं कि कौन से मुद्दे चल सकते हैं, कौन से मुद्दों का असर हो सकता है। उसके बाद सारा काम राजनीतिक दल का होता है। वैसे ही जैसे टीम में, जैसे क्रिकेट की ही बात कर लीजिए, कोच का या मैनेजर का काम खिलाड़ियों को बताना होता है कि इस गेंद को इस तरह से खेलना चाहिए, इस बॉलर को इस तरह से खेलना चाहिए। लेकिन मैदान में खिलाड़ी खेलता है, कोच या मैनेजर नहीं जाता है। तो प्रशांत किशोर कोच से उन्होंने कहा कि अब मैं प्लेइंग 11 में आऊँगा। प्लेइंग 11 में आए और पहली बॉल पड़ने से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। तो बिहार विधानसभा का ये चुनाव, इसके नतीजे का प्रभाव बिहार तक सीमित नहीं रहने वाला। इसके नतीजे का प्रभाव पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। पूरे विपक्ष की उम्मीद थी बिहार के चुनाव से। उनको लग रहा था कि इसमें एनडीए, और ख़ास तौर से एनडीए से उनका मतलब था बीजेपी हार जाएगी तो हम ये प्रचार कर पाएंगे कि अब बीजेपी का सितारा गर्दिश में है, डूब रहा है। लोकसभा में सीटें कम हो गई, उसके बाद बिहार का चुनाव हार गए। हालांकि उसके बीच में बीजेपी कई राज्यों में जीती, महाराष्ट्र में जीती, हरियाणा में जीती, दिल्ली में जीती, लेकिन उसकी वो बात नहीं करते। बिहार की हार जो है वो सबसे ऊपर हो जाती है और इसका तत्काल जो प्रभाव पड़ेगा वो पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर। ममता बनर्जी के तेवर अब ढीले हो जाएंगे। अब बंगाल में एसआईआर कराने में चुनाव आयोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और ममता बनर्जी को अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें अड़चन पैदा की तो उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। यहाँ पर बिहार में तो कोशिश करके भी राहुल गांधी कुछ कर नहीं पाए, कोई अड़चन पैदा नहीं कर पाए।
वो मुद्दा ही नहीं बना पाए, अड़चन तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी देश की एकमात्र पार्टी है, मेरा मानना है, जो गलतियों से बहुत जल्दी सबक सीखती है। ज़्यादातर मामलों में, सब मामलों में नहीं। लोकसभा चुनाव में जो सेटबैक लगा उससे पार्टी ने तुरंत सबक सीखा कि ज़मीनी स्तर पर संगठन को चुस्त दुरुस्त करना ज़रूरी है। उसका परिणाम महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में देखा, दिल्ली में देखा, जम्मू में देखा। झारखंड में उस तरह से नहीं कर पाए तो उसका नतीजा नहीं आया। वहाँ जो है नाकाम हो गए, असफल हो गए। लेकिन बिहार में वो काम बीजेपी ने किया और बीजेपी ने ये बताया पूरे देश की सभी पार्टियों को कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है, गठबंधन के तहत कैसे चुनाव लड़ा जाता है। गठबंधन को बिहार में बीजेपी ने यह दिखाया, गठबंधन को एक पार्टी के रूप में बदल दिया। भले ही सबके सिंबल अलग अलग रहे हों, लेकिन पूरा एनडीए एक दल के रूप में एक साथ लड़ा। यही दृश्य था महाराष्ट्र में कि सहयोगी दल का उम्मीदवार कोई भी हो, कैसा भी हो, पार्टी कैसी हो, उसका नेता कैसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको जिताना है, सबके लिए काम करना है। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश था। उसका परिणाम महाराष्ट्र में भी निकला, उसका परिणाम जो है बिहार में भी निकला है। तो गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के इस चुनाव में, और बताया है कि एकता की ताकत क्या होती है। जब हाथ की पांचों उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती हैं तो उनकी ताकत 5 गुना नहीं, कई गुना बढ़ जाती है। तो बिहार का ये जनादेश देश की राजनीति में आने वाले बड़े परिवर्तन का संकेत देकर जा रहा है कि जिस तरह से राजनीति चल रही थी उस तरह से नहीं चलने वाली है। बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा। बिहार के पड़ोस में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए आज कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जल्दी ही बताऊंगा कि उनकी परेशानी किस तरह से और कितने गुना बढ़ गई है। उनके लिए संभावनाएं कैसे पहले से कम हो गई हैं। तेजस्वी यादव को और राहुल गांधी दोनों को सबक है, दोनों को संदेश है मतदाता का कि ये भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति हमें रास नहीं आ रही, हमें पसंद नहीं आ रही है। हमें जहां विकल्प मिलेगा इसके खिलाफ जाएंगे, इसको हटाने का प्रयास करेंगे, इसको जड़ से उखाड़ने का प्रयास करेंगे। बिहार में उखाड़ दिया, अब देखिए बाकी राज्यों में क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।